आज अपने पति की हालत देख शांता जी का मन बहुत घबरा रहा था। उन्होंने अपने बड़े बेटे प्रशांत को फ़ोन मिलाया। हेलो प्रशांत बेटे, मैं तुम्हें कितने दिनों से फ़ोन मिला रही थी, लेकिन तुम फ़ोन उठाते ही नहीं हो। बेटा, तुम्हें तो सब पता है अपने पिता की हालत के बारे में। उनकी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बिस्तर पर पड़े पड़े बस तुम्हें ही याद करते रहते हैं और अपने आंसू बहाते रहते हैं। बेटा, मुझे पता है तुम ऑफिस के काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हो, लेकिन थोड़ा समय निकाल कर अपने पिता से मिलने आ जाओ। अब उनकी हिम्मत टूट चुकी है। तुम आ जाओगे तो तुम्हारे पिता को भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर प्रशांत बोला, माँ, आपको तो पता ही है मुझे थोड़ा सा भी समय नहीं मिलता। ऑफिस से छुट्टी भी मिलना बहुत मुश्किल है। मेरी अभी नई नौकरी लगी है। मैं छुट्टी के लिए ज़्यादा बोल भी नहीं सकता। आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरा वहाँ पर आना थोड़ा मुश्किल है। आप ऐसा कीजिए, कपिल को फ़ोन कर दीजिए, वह और भाभी आ जाएंगे और पापा की देखभाल भी हो जाएगी। और फ़ोन काट दिया। क्या कह रहा था प्रशांत? कमलनाथ जी ने खांसते हुए अपनी पत्नी से पूछा। कुछ नहीं, बस बोल रहा था मेरा आना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ी देर बाद शांता जी ने अपने छोटे बेटे कपिल को फ़ोन मिलाया। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ विदेश में रहता था। हेलो कपिल बेटे। हाँ माँ, बोलिए। आप ठीक तो हैं ना? और पापा की तबीयत कैसी है? बेटे, तेरे पापा की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। उनका कैंसर लास्ट स्टेज पर है। बस अब तो अपने बेटों से मिलना चाहते हैं। बेटा, तुम अपने पापा से मिलने आ जाओ। मैंने प्रशांत से भी बोला था, लेकिन उसकी नई नौकरी लगी है तो उसका आना मुश्किल है। बेटा, तुम तो आ सकते हो। तभी कपिल बोला, माँ, मैं आ तो जाता, लेकिन आपको तो पता है मैं अपना मकान बनवा रहा हूँ। उसकी देख रेख के लिए भी कोई तो होना चाहिए। मेरा आना तो थोड़ा मुश्किल है। अपने दोनों बेटों का स्पष्ट जवाब सुनकर शांता जी के चेहरे पर चिंता के भाव उतर आए। आज अपने बेटों की बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। आजकल के बेटे यह समझने को तैयार ही नहीं हैं कि बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा अपने बेटों की ज़रूरत ही होती है। कमलनाथ जी का शरीर अब धीरे धीरे एक ढांचे में तब्दील हो रहा था। शांता जी दिन रात उनके पलंग के पास ही बैठी रहती थी। कभी कभी तो कमलनाथ जी पूछ बैठते, क्या शांता, तुमने दोनों बेटों को फ़ोन करके मेरी तबीयत के बारे में नहीं बताया? क्या ऐसा कौन सा काम है दोनों बेटों के पास जो अपने पिता से बढ़कर हो गया? अगर हमारे बेटों को छुट्टी नहीं मिल पाएगी तो हम ही उनके घर चले जाते हैं। कुछ दिनों से बहुत दिल कर रहा है अपने दोनों बेटों से मिलने का। आप चिंता मत कीजिए। प्रशांत ने यहाँ आने के लिए पूरे हफ्ते की छुट्टी के लिए अप्लाई किया हुआ है, इसलिए आने में कुछ समय लग रहा है और कपिल भी आ ही जाएगा। अब तो कमलनाथ जी भी यह बात जान गए थे कि उनकी पत्नी यह सब बातें बस उनका दिल रखने के लिए कह रही है। ऐसा कोई अपना नहीं था जिनके साथ भी अपना गम बांट सकें। वे दोनों एक दूसरे को ही तसल्ली देकर रह जाते थे। कमलनाथ जी अपनी पत्नी से कहते कि शायद हमारी ही किस्मत खराब है जो हमें अपने बेटे बहू और पोती पोते के साथ रहना नसीब नहीं हो पा रहा। पोती को अपनी गोद में खिलाने और उससे लाड़ लड़ाने का अरमान तो अरमान ही रह गए। शांता जी अपने पति को भावनात्मक संबल देते हुए कहती हैं, आप तो अपना दिमाग बेकार की बातों में लगाए रखते हैं। बेटे की भी तो अपनी ज़िंदगी है। वह अपने पैरों पर खड़े हैं, खुश हैं। इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए? हमें उनकी खुशियों में ही अपनी खुशियाँ देखनी चाहिए। लेकिन फिर भी शांता, क्या बेटे का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता?
जिसके भाग्य में जितना लिखा है वह उसे मिलकर ही रहता है। शायद हमारे भाग्य में बच्चों का साथ सिर्फ इतना ही था। हम बेकार में ही उनके आने की उम्मीद पाले रहते हैं। उनकी दुनिया में अब उनके बीवी बच्चे और शहर के पढ़े लिखे लोग हैं। उनकी दुनिया में हमारी कोई जगह नहीं है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को तसल्ली देते रहते थे और एक दूसरे के गमों को बांटने का प्रयास करते थे। बुढ़ापे में शांता जी से ज़्यादा काम नहीं हो पाता था। 65 से ऊपर की हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कोई सा बेटा अपने माता पिता के पास नहीं रहता था, ना ही अपने पास रखते थे। अब तो कमलनाथ जी की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। अब तो दवाइयाँ भी उनकी बीमारी के सामने हिम्मत हारने लगी थी। लेकिन क्या मजाल, दोनों बेटों में से कोई भी बेटा उनका हाल चाल पूछने भी आया हो। अपने पति की चिंता में डूबी शांता जी ने बड़े भारी दिल से ना चाहते हुए भी अपने बड़े बेटे को फिर से फ़ोन किया और रुआंसा आवाज़ में बोली, बेटा तुम्हारे पिता की हालत अब ज़्यादा बिगड़ने लगी है। यहाँ भी डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे पिता को किसी बड़े अस्पताल में ले जाने की आवश्यकता है। उनकी यह हालत अब मुझसे देखी नहीं जा रही है। मैं भी तो एक औरत हूँ, कब तक हिम्मत करके रखूँ। मेरी भी हिम्मत जवाब दे रही है। बेटा मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, अपने पिता को अच्छे हॉस्पिटल में लेकर चलो। तुम्हारे पिता को जल्द से जल्द अच्छे इलाज की ज़रूरत है। इस पर बेटे ने जवाब दिया, माँ मैं किसी काम से शहर से बाहर आया हुआ हूँ। आप पिताजी को एम्बुलेंस में दिल्ली के हॉस्पिटल में लेकर आ जाइए। मुझे 2 दिन लगेंगे वापस दिल्ली आने में। शांता जी ने अपने दूसरे बेटे कपिल को कितने फ़ोन मिलाए, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। प्रशांत के कहने अनुसार शांता जी अकेले ही अपने पति को एम्बुलेंस में दिल्ली लेकर आ गई। आज हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया, लेकिन बीते हुए हर पल के साथ कमलनाथ जी के बचने की उम्मीद भी कम होने लगी। लेकिन शांता जी को इस बात की तसल्ली थी कि अपने बेटे बहू और पोते पोती की एक झलक पाने को तरसते हुए उनके पति की यह इच्छा तो कम से कम पूरी हो जाएगी। कम से कम एक बेटा तो उनसे मिलने आ ही जाएगा। परंतु शांता जी की यह सोच केवल एक भ्रम मात्र थी। वह हर दिन सूरज निकलते ही दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी रहती, एक आशा भरी निगाहें अपने बेटे का इंतजार करती रहती। लेकिन हर शाम को उनका भरोसा दम तोड़ देता। हर दिन उन्हें अपने बेटे की फितरत का एहसास करवाने लगा। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब डॉक्टर ने उनकी ठीक होने की उम्मीद को बिल्कुल नकार दिया और शांता जी को साफ शब्दों में कह दिया कि अस्पताल के इलाज से ज़्यादा उन्हें अपनों के साथ की आवश्यकता है। यह सुनकर शांता जी अंदर तक टूट चुकी थी। अपने पति के हाथ को अपने हाथों में लेकर बोली, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। तभी कमलनाथ जी ने कहा, शांता मुझे पता है मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, बस मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर देना। मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। और कमलनाथ जी की आंखों से निरंतर आंसू बहने लगे। शांता जी ने कहा, आप चिंता मत करो जी। उन्होंने तुरंत प्रशांत को फ़ोन लगाया, लेकिन यह क्या, प्रशांत ने भी उनका फ़ोन नहीं उठाया। अपने आप को जैसे तैसे संभालते हुए उन्होंने अपने पति को बेटे के घर ले जाने का निर्णय लिया। शांता जी सोचने लगी, हम दोनों ही एक दूसरे के सुख दुख का सहारा है। अब यदि मेरे पति को कुछ हो गया तो इस दुनिया में रहना मेरे लिए सजा से कम नहीं होगा। यह सोचते हुए उन्होंने अपने पति की तरफ देखा तो कमलनाथ जी के शरीर में कोई हरकत ही ना थी। एम्बुलेंस में उपस्थित डॉक्टर ने चेक किया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक पिता की अपने बेटों से मिलने की इच्छा मन में ही रह गई थी।
दोनों बेटे अपने पिता की आखिरी इच्छा भी पूरी न कर सके। अपने पति की मौत और अपने बेटों के व्यवहार ने शांता जी को अंदर तक तोड़ दिया। अपने पति के मृत शरीर को देखकर शांता जी दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उसी एम्बुलेंस से अपने मृत पति को लेकर वापस अपने गांव की ओर चल दी। दिल पर पत्थर रखकर शांता जी ने दोनों बेटों को फोन करके उन्हें यह दुख भरी खबर सुना दी। 2 दिन बीत गए थे, लेकिन कोई भी बेटा अभी तक घर नहीं पहुंचा था। 2 बेटे थे, लेकिन अपने पिता का अंतिम संस्कार पर भी एक भी बेटा नहीं आया। यह बातें गांव के लोग देखकर भी हैरान थे। अपने घर के बरामदे में बैठी हुई शांता जी बार बार यही सोचकर दुखी हो रही थी कि अपने पति के बिना अब आगे की जिंदगी कैसे काटेंगी। दोनों बेटों की बेरुखी उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उनके मन में बार बार यह प्रश्न रह रह कर उठ रहे थे, यदि बुढ़ापा इसी दर्द का नाम है तो यह आता ही क्यों है? क्यों बच्चे इस उम्र में अपने माँ बाप से इतनी दूरी बना लेते हैं, उन्हें कष्ट भोगने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। आज शांता जी के पति की मृत्यु हुए 5 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके किसी बेटे ने आना जरूरी नहीं समझा था। शांता जी सोचने लगी, दोनों के पिता बेटों को अपने कंधे पर बिठाकर पूरा मेला घुमाते थे। आज वही बेटे अपने पिता को कांधा तक न दे सके। बेटों की हर एक इच्छा पूरी करने की कोशिश करते रहे थे। आज वही बेटे अपने पिता की अपने बेटों से मिलने की आखिरी इच्छा भी पूरी न कर सके। कैसे बड़े होकर अपने ही बच्चे इतने स्वार्थी और पत्थर दिल हो जाते हैं। शांता जी की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। आज उनकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। अब तो ऐसा लग रहा था मानो इन आंखों में से खून बहने लगेगा। उनके बेटे अपने पिता की अंतिम विदाई पर भी नहीं आए थे। शांता जी सोचने लगी, जब 3 वर्ष पहले जब उनका बेटा गांव आया था तो कमलनाथ जी और शांता जी ने उनके साथ चलने का जिक्र किया था। उनकी मॉडर्न बहू का तो यह बात सुनकर चेहरा उतर गया था। जाने दोनों ने अकेले में क्या बात की। अगले दिन जब उनके साथ चलने का समय आया तो कपिल ने टालमटोल करते हुए कहा, पिताजी आप हमारे साथ चलोगे तो प्रिया को अच्छा नहीं लगेगा, और मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ वह प्रिया के पिता ने प्रिया को गिफ्ट किया था, तो मैं आपको वहाँ नहीं रख सकता। माँ, इस बुढ़ापे में दिल्ली शहर का प्रदूषण भरा वातावरण आपकी सेहत के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है। गांव का साफ और स्वच्छ वातावरण आप दोनों के स्वास्थ्य के लिए उचित रहेगा। शांता जी ने तो उसी दिन ही बेटे बहू के मन को टटोल लिया था। उन्हें मन ही मन एहसास हो रहा था कि अब अपने बेटे से उम्मीद रखना ही बेकार है, लेकिन उस समय तो उनके पास अपने पति का सहारा था। अब तो वह सहारा भी भगवान ने उनसे छीन लिया था। 5 दिन पहले जब पति की मृत्यु की खबर भिजवाई जा चुकी थी, फिर भी किसी भी बेटे का कोई अता पता नहीं। यह 5 दिन के अंतराल में उन्होंने एक एक पल कैसे काटा, उनकी हालत साफ बता रही थी। अपने घर की छत पर कपड़े सुखा रही छत की मुंडेर से नीचे आंगन की ओर देखा और सोचने लगी कि इस आंगन में कमलनाथ जी के खड़ाऊ की आवाज़ गूंजा करती थी। यही हमारे बेटों का बचपन बीता। यही आंगन तो हमारी हंसते खेलते परिवार की हंसी ठहाके की आवाज़ों का गवाह हुआ करता था। जैसे ही गांव के बीच से होकर जाने वाली सड़क से किसी गाड़ी की जोरदार आवाज़ सुनी, अपने बेटे के आने की आशा लिए उन्होंने गाड़ी की ओर देखा तो पास वाले शर्मा जी का बेटा गाड़ी से उतर रहा था, जो मुंबई में ही नौकरी करता है। उसे देखकर सोचने लगी कि सबके बच्चे कुछ दिनों की नौकरी के बाद अपने माता पिता से मिलने आते हैं। एक वही ऐसे अभागे हैं जिनके बेटे ने उन्हें इस हालत में भी अकेला छोड़ दिया है। कैसी माँ है वो। दोनों बेटों को उनकी बिल्कुल चिंता नहीं है।
बाहर निकलकर अपने बेटे के आने की आस लिए एक बार फिर सड़क का मुआयना करने निकली तो दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था और फिर से अपने घर आ गई। जब दोनों बेटे अपने पिता की 13वीं अपने बच्चों के साथ गांव पहुंचे तो गांव में चारों ओर आश्चर्यचकित कर देने वाला सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव की गलियां, चौराहे पर लोगों की चहल पहल लगी रहती थी, आज सुनसान पड़े थे। कहीं बच्चे भी खेल तो नजर नहीं आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने घर में आने के लिए कदम आगे बढ़ाया, शांता जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, तुम्हें अंदर आने का कोई अधिकार नहीं है। जो मेरे पति की मृत्यु पर भी न आ सके, उन्हें मेरे घर की दहलीज पार कर अंदर आने का कोई अधिकार नहीं। तुम मेरे बेटे, मेरा खून होते हुए भी मुझसे इतने पराये हो गए, यह बात मेरी समझ में ही नहीं आ रही है। तुम्हारे पिता तो तुम्हारी एक झलक पाने के लिए भी अंतिम सांस तक तुम्हारा इंतजार करते रहे, लेकिन तुम न आए। अपना मकान और अपनी नौकरी अपने पिता से भी ज़्यादा जरूरी लग रही थी। अपने बीमार पिता का हाल चाल पूछना तो बहुत दूर की बात है। तुम तो ऐसे नालायक हो, उनके अंतिम संस्कार तक भी न पहुंच पाए। तुमने कहने भर को तो हमें दादा दादी बना दिया, लेकिन कभी हमारे पोता पोती को गोद में खिलाने का मौका तक न दे सके। शायद हमारे ही भाग्य का कसूर था, या फिर हमारे द्वारा दिए गए संस्कारों में दोष था, जो कि हमारे दिल में कितने दुखों का पहाड़ है तुमने कभी जानने की कोशिश तक नहीं की। बस मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि जो दुख हमें इस अवस्था में झेलने पड़े, ऐसे दुख भगवान किसी और माता पिता को ना दिखाए। तुम जैसे बेटों की वजह से ना जाने कितने बुजुर्ग अपनी जिंदगी नरक से भी बदतर भुगत रहे हैं। और एक बात कान खोल कर सुन लो, इस घर जायदाद में से तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी तक ना मिलेगी। मेरे बाद सारी जमीन और यह मकान वृद्धाश्रम की संपत्ति हो जाएगी। मैं आज अभी तुम्हें अपनी जिंदगी, अपने घर, खेत, जायदाद से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल करती हूँ। मैं तुमसे अपने शरीर को मुखाग्नि देने तक का अधिकार भी छीनती हूँ। अपनी माँ की बातों को सुनकर दोनों बेटों की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। दोनों अपने घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगे, लेकिन आज शांता जी अपने फैसले पर अटल रहीं और दोनों बेटों को अपने घर के दरवाजे से ही वापस लौटा दिया। दोस्तों, आजकल के बेटे इतने पत्थर दिल हो जाते हैं कि उन्हें अपने बूढ़े माता पिता का दुख जरा भी दिखाई नहीं देता। क्या शांता जी ने सही फैसला लिया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।